नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव एक बार फिर चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों हमें पता है कि पूर्व की क्लास में हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा की थी और राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने सामान्यकालीन शक्तियां जिनमें कार्यपालिका शक्ति है, विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, वित्तीय शक्तियां हैं और कूटनीतिक शक्तियां, यहां तक हमने सामान्यकालीन शक्तियों का अध्ययन किया था। मित्रों आगे की बात करें हम तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का इस कक्षा के अंदर हम अध्ययन करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां हैं। एक तो हमने पढ़ी है सामान्यकालीन शक्तियां, अब हम क्या पढ़ेंगे? आपातकालीन शक्तियां। किसकी पढ़ रहे हैं हम? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। देखो मित्रों, सामान्यतः हमारा संविधान जब निर्माण हो रहा था तो उस समय ये आपातकालीन शक्तियां हमारे भारत के संविधान में जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं। कहां से ली गई हैं? जर्मनी का कौन सा संविधान? वीमर संविधान से ये आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं। इन आपातकालीन शक्तियों में भी यदि हम बात करें वित्तीय आपातकाल की, इसकी वित्तीय आपातकाल की, तो ये वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखो प्रश्न आए कि आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं, तो आंसर क्या आएगा? जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। पर यह आ जाए कि वित्तीय शक्तियों का प्रावधान भारत के संविधान में कहां से लिया गया है? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, जो ये आपातकालीन शक्तियां हैं इनका उल्लेख भारत के संविधान में भाग 18 में किया गया है। कौन से भाग में किया गया है? 18 में। भारत के संविधान के कुल 22 भाग है, उनमें से 18 जो नंबर का भाग है उसमें आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं सामान्यतः भारत के राष्ट्रपति के पास। एक है अनुच्छेद आर्टिकल 352 के तहत क्या है इसमें? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है इसमें? राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरी जो है अनुच्छेद 356, इसको कहते हैं सामान्यतः राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट जो तीसरी है वो कौन सी है? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख भारत के संविधान में आपातकालीन शक्तियों के रूप में किया गया है। देखो मित्रों, इन आपातकालीन शक्तियों को भारत के संविधान में किस उद्देश्य से जोड़ा गया था, यानी ये आपातकालीन शक्तियां क्यों जोड़ी गई? देखो, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा के उद्देश्य से ये आपातकालीन शक्तियां जोड़ी गई थी। यानी एक तो सामान्य काल होता है, उसमें सही तरीके से व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, लेकिन कभी देश के अंदर असामान्य परिस्थिति बन जाए तो उस स्थिति में, उस असामान्य परिस्थिति में देश की एकता को, देश की अखंडता को, देश की संप्रभुता को, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा के लिए इन आपातकालीन शक्तियों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए इन आपातकालीन शक्तियों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। ये इनका क्या था? प्रमुख उद्देश्य है कि आपातकालीन शक्तियां क्यों हमारे भारत के संविधान में रखी गई थी। दोस्तों, आपातकालीन जो समय होता है उस समय भारत में केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है।
भारत में एक केंद्रीय सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, स्थानीय सरकार। तो जब आपातकालीन अर्थात असामान्य परिस्थितियां होती हैं और आपातकालीन देश के अंदर लगा होता है, उस समय केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है और राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। दुनिया के बहुत सारे संविधानों की यदि हम बात करें तो उन संविधानों से कुछ हटके हमारे देश के संविधान में यह एक विशेषता है। क्या है कि जब आपातकाल लगा होता है तो केंद्र शक्तिमान हो जाता है और राज्य उसके नियंत्रण में काम करते हैं। बिना किसी संविधान संशोधन के और भारतीय संविधान का जो संघीय ढांचा है, संघीय स्वरूप है, वो एकात्मक स्वरूप में काम करने लग जाता है। ये दुनिया के बहुत सारे देशों में ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत के संविधान की ये एक प्रमुख विशेषता है कि आपातकाल में भारत का संविधान बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय स्वरूप से एकात्मक स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। ये किसकी विशेषता है? भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में गिना जाता है। अब मित्रों बात करें हम इस आपातकालीन शक्तियों में कि आपातकालीन शक्तियों में पहली जो आपातकालीन शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास, वो कौन सी है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। फिर से एक बार देख लेना, आपातकाल भारत के संविधान में जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार की शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति के पास: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। दोस्तों अभी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो पहला है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, कैसे किस आधार पर देश में लगाया जा सकता है, कौन लगाता है, क्या इसको लगाने की प्रोसीजर होती है, लगा दिया तो इसको हटाया कैसे जाएगा, और जब आपातकाल लगता है तो उसका देश की व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब बातों का हम अनुच्छेद 352 जो पहला राष्ट्रीय आपातकाल है इसके अध्ययन करेंगे। इसमें मित्रों देखो हम पढ़ क्या रहे हैं? आपातकाल, आपातकालीन शक्तियां भारत के राष्ट्रपति की। हम पढ़ रहे हैं पहली आपातकालीन शक्ति अनुच्छेद 352। कौन सा अनुच्छेद? 352। इसमें देखो जो आपातकाल की व्यवस्था है उसके किस किस आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। एक तो इसमें अनुच्छेद 352 कहता है कि युद्ध बाह्य आक्रमण, युद्ध बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश में क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब देखो इसको विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसको बड़े ही आराम से विस्तृत रूप से डेप्थ में जाके ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन बनते रहते हैं। फर्स्ट ग्रेड में तो स्पेशली टॉपिक लगा रखा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो सबसे पहले देखो इस सशस्त्र विद्रोह शब्द की बात करते हैं। जो हमारा मूल संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें दोस्तों इस सशस्त्र विद्रोह शब्द की जगह आंतरिक अशांति शब्द, अर्थात इसको ये भी कह सकते हैं आंतरिक गड़बड़ी, इस शब्द का उल्लेख किया गया था। यानी मूल जो संविधान था हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किया गया था। लेकिन हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान
संशोधन 1978 में। कब हुआ? 1978 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इस आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया और क्या शब्द जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। कौन सा शब्द जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। अब ये किया क्यों गया कि आंतरिक अशांति शब्द कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं करता था कि किस परिस्थिति में क्या होगा क्या नहीं होगा। इसकी बजाय इस संशोधन 44वें के तहत इस आंतरिक अशांति शब्द को तो अनुच्छेद 352 से हटा दिया गया और नया शब्द कौन सा जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द। देखो, इसी 44वें संविधान संशोधन के तहत पहले क्या था कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता था तो वो मंत्री परिषद की सिफारिश पर लगता था। किसकी सिफारिश पर लगता था? मंत्री परिषद की सिफारिश पर। देखो दोस्तों, आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, आपकी बुक्स में पढ़ते हो, एक शब्द है मंत्री परिषद और एक शब्द है मंत्रिमंडल। ये दो शब्द है। बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि आज प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, आज प्रधानमंत्री ने मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें अंतर क्या होता है? देखो, भारत में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार है, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के। एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है और एक क्या होता है? उपमंत्री होता है। क्या होता है? उपमंत्री। इन तीनों को तो संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मंत्री परिषद कहा जाता है। और मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। कौन होते हैं शामिल इसमें? कैबिनेट स्तर के मंत्री इसमें शामिल होते हैं। दोस्तों, इसमें 44वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिमंडल शब्द अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया और स्पष्ट है भारत के संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं है। केवल कौन से अनुच्छेद में है? 352 में। अन्य किसी अनुच्छेद में इसका प्रयोग नहीं किया गया मंत्रिमंडल शब्द का। केवल कौन से में किया गया है? 352 में किया गया। तो इस प्रकार से इस 44वें संविधान संशोधन के तहत 2 बदलाव किए गए। एक तो आंतरिक से अशांति की जगह कौन सा शब्द जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह। एक मंत्री परिषद की सिफारिश की जगह कौन सी सिफारिश जोड़ी गई? मंत्रिमंडल की। एक मित्रों देखो, सामान्यतः क्या था कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की राष्ट्रपति उद्घोषणा करता था, यानी आज के दिन मान लो उद्घोषणा की, तो ऐसा प्रावधान था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, यदि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो उसकी उद्घोषणा की तिथि से अगले 2 माह के अंदर राष्ट्रपति की उद्घोषणा को संसद के द्वारा अनुमोदित करना होता था। और वो अनुमोदन भी कैसा था? साधारण बहुमत से अनुमोदित करना होता था। लेकिन क्या किया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत जो अनुमोदन था पहले 2 माह में करना था संसद को, और इसको बदलकर 44वें संविधान संशोधन के तहत कितना कर दिया? 1 माह के भीतर भीतर, यानी उद्घोषणा की तिथि से अगले 30 दिन के अंदर इस राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के द्वारा अनुमोदित करना पड़ेगा। यह कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। नेक्स्ट मित्रों, हम बात करें कि इसके राष्ट्रीय आपातकाल के लगाने के आधार क्या क्या होते हैं। देखो, अनुच्छेद 352 इसमें है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। देखो, किस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है? देखो क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये 3 जो आधार होते हैं, इनके आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। या तो युद्ध हो जाए, यानी युद्ध हो गया देश का किसी दूसरे देश के साथ, या बाह्य आक्रमण हो गया, या सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो ऐसी स्थिति में घोषणा करे। या फिर
युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की आशंका के आधार पर ही भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब देखो इसमें क्या है कि युद्ध और बाह्य आक्रमण है, बाह्य आक्रमण है, इन दो आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। तो इसको कहा जाता है बाह्य आपातकाल। क्या कहा जाता है इसको? बाह्य आपातकाल। यानी युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसको कहा जाता है बाह्य आपातकाल। और यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है तो इसको कहा जाता है आंतरिक आपातकाल। क्या कहा जाता है इसको? आंतरिक आपातकाल। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सशस्त्र विद्रोह क्या होता है? युद्ध तो जानते हैं कि दूसरे के साथ लड़ाई हो गई, भाई आक्रमण हो गया, दूसरे ने आक्रमण कर दिया है, लेकिन ये सशस्त्र विद्रोह क्या होता है? ये क्या भला है? दोस्तों ये सशस्त्र विद्रोह क्या होता है कि जब भारत के अंदर ही, यानी देश के अंदर ही सेना है, सरकारी कर्मचारी हैं, सामान्य जन हैं, ये भारत सरकार के नियमों को ही नहीं माने, उनका ही विरोध करने लग जाए और आंतरिक गृह युद्ध की जैसी स्थिति बन जाए। यानी न तो सेना माने सरकार का आदेश, न पुलिस प्रशासन माने, न कोई सरकारी कर्मचारी माने, और देश के अंदर ही अंदर ऐसा हो जाए कि गृह युद्ध की सी स्थिति हो जाए। वो ही क्या कहलाता है? सशस्त्र विद्रोह। यानी सरकार के नियमों का ही उल्लंघन करना, सरकार के आदेशों की पालना नहीं करना और विरोध करना, ये क्या होता है? सशस्त्र विद्रोह होता है। तो देखो मित्रों, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर यदि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होती है तो इसे कहते हैं बाह्य आपातकाल, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होती है तो इसे क्या कहा जाता है? आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। अब देखो कि ये जो आपातकाल है इसको कौन लागू करता है? इसको कौन तो लागू करता है और कौन इसको अनुमोदित करता है, अनुमोदित करता है, और इसकी क्या समय अवधि होती है? क्या समय अवधि होती है? यानी आपातकाल कौन लागू करता है, कौन इस आपातकाल को अनुमोदित करता है, स्वीकृति देता है, और इस आपातकाल की क्या समय अवधि हो सकती है, ये हम इसमें देख रहे हैं कि देखो लागू तो कौन करता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये कर दिया गया है कि मंत्रिमंडल, और वो भी कौन सी? संघीय मंत्रिमंडल, राज्यों के मंत्रिमंडल नहीं, संघीय मंत्रिमंडल, संघीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर देखना, मंत्रिमंडल होना चाहिए केंद्र का, और वो भी कैसी सिफारिश करे? लिखित सिफारिश होनी चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, और सिफारिश करे किसको? राष्ट्रपति को, कि युद्ध के आधार पर लगा सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। एक आधार हो या दो आधार हो या सभी आधार, सभी पे लगा सकता है। चाहे युद्ध के आधार पे अकेले के पे भी लग सकता है, चाहे बाह्य आक्रमण के आधार पे भी लग सकता है, चाहे सशस्त्र विद्रोह के आधार पे भी लग सकता है, चाहे तीनों ही कारण हो तो तीनों कारण के आधार पर भी लग सकता है। भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है।
अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि संपूर्ण भारत में भी किया जा सकता है, पूरे भारत के क्षेत्र में भी किया जा सकता है, या कुछ क्षेत्र विशेष भारत के कुछ भाग में भी इसकी घोषणा की जा सकती है, लागू किया जा सकता है। तो मंत्रिमंडल ने लिखित में सिफारिश दे दी किसको? राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। घोषणा करने की तिथि से, यानी घोषणा करने की तिथि से 1 माह के भीतर मतलब 30 दिन, 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से, बहुमत कौन सा होना चाहिए? विशेष बहुमत से इस घोषणा को पारित कर दें, स्वीकृति दे दें, अनुमोदित कर दें, तो यह राष्ट्रीय आपातकाल अगले 6 माह तक लागू रह सकता है। एक बार में कितने माह तक रह सकता है? 6 माह तक लागू रह सकता है। यानी घोषणा की तिथि से, मान लो जैसे आज के दिन राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है, तो जिस दिन से घोषित होता है उस दिन की तिथि से अगले 30 दिन के बीच में दोनों सदनों के द्वारा उसे अपने विशेष बहुमत से, पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? साधारण बहुमत से, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया है विशेष बहुमत, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत होना चाहिए। अब मित्रों देखो क्या है कि यदि लोकसभा भंग है या लोकसभा विघटित है या भंग है, तो क्या किया जाएगा ऐसी परिस्थिति में? यानी लोकसभा तो भंग है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? ऐसी स्थिति में दोस्तों इसमें क्या होता है कि राज्यसभा प्रक्रियाधीन होती है, यानी वो स्थायी सदन है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की घोषणा की तिथि से राज्यसभा के द्वारा अपने 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को, उस घोषणा को अनुमोदित करना होता है। उसके बाद नई लोकसभा गठित होती है, लोकसभा का पुनर्गठन होता है, और लोकसभा के पुनर्गठन की पहली बैठक से 30 दिन के भीतर, 1 माह के भीतर लोकसभा के द्वारा भी उस उद्घोषणा को पारित करना होता है, अनुमोदित करना होता है, और वह घोषणा 6 माह तक लागू रह सके। यदि 6 माह के बाद में बढ़ाना है तो 6 माह बढ़ाकर, मतलब इसकी जो समय अवधि है उसको 6 माह बढ़ाकर अनंत काल तक, अनिश्चित काल तक इस राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि 6 माह बढ़ाकर संसद अनुमोदित करेगी 6 माह के बाद में, लेकिन अनुमोदित होने के बाद फिर 6 माह बाद में अनुमोदित करेगी, और 6 माह बाद में अनुमोदित करके और देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित काल तक भारत में लागू किया जा सकता है। इस प्रकार से तो ये लागू होने की प्रोसीजर है कि कौन तो इसकी घोषणा करता है, कितने समय में होनी चाहिए अनुमोदित, और कितने समय तक लागू रह सकता है। क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू रह सकता है 1 माह तक, 6 माह तक, या अनिश्चित काल तक, कितने समय तक रह सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है वह देश में अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है। समझ गए? ये तो इसकी लागू होने की और कौन इसको ये प्रोसीजर होती है। अब मित्रों कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू तो इस प्रकार से होता है लेकिन इसकी समाप्ति की घोषणा कैसे की जा सकती है? कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू तो कर दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कैसे किया जाएगा, यानी राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कैसे किया जाएगा, ये हमें पढ़ना है।
देखो मित्रों, इसमें क्या है कि एक घोषणा तो राष्ट्रपति क्या करता है, लागू करने की। एक घोषणा तो कौन सी होगी कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, और किसकी घोषणा है, राष्ट्रपति की। यदि संसद अनुमोदित नहीं करती है तो राष्ट्रपति अपनी दूसरी घोषणा से राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकता है। यानी एक घोषणा तो क्या है, लागू करने की, और एक दूसरी घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति इस राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्ति की घोषणा कर सकता है, समाप्ति कर सकता है। एक 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, इसके तहत दोस्तों क्या किया गया, लोकसभा को एक विशेष शक्ति दी गई राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की। देखना कौन सा संविधान संशोधन है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स 1978 के तहत लोकसभा को राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने की शक्ति दी गई। अब देखो क्या है, यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य, लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित में प्रस्ताव देते हैं, किसको देंगे, ये 1/10 सदस्य लिखित में प्रस्ताव, यदि लोकसभा का सत्र चल रहा हो, सदन चल रहा हो, यानी लोकसभा की बैठक चल रही हो, तो ये 1/10 सदस्य लोकसभा के लिखित में प्रस्ताव लोकसभा के स्पीकर को देते हैं। किसको देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। यदि लोकसभा का सदन नहीं चल रहा है, बैठकें नहीं हो रही हैं, सदन सत्र में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित में प्रस्ताव किसको देंगे, राष्ट्रपति को। किसको देंगे, राष्ट्रपति को। देखो फिर से देखना इसको कि लोकसभा को राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की शक्ति दी गई है, कौन से संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अभी क्या शक्ति दी गई है कि लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित में प्रस्ताव देते हैं, यदि लोकसभा का सत्र चल रहा हो, लोकसभा कार्रवाई कर रही हो, सदन चल रहा हो, उसका अधिवेशन चल रहा हो, तो इस सदन के अध्यक्ष मतलब लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को ये प्रस्ताव देते हैं। यदि सदन नहीं चल रहा है तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को। अब मान लो सदन चल रहा है तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये प्रस्ताव आ गया, और नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति। दोनों की अपनी अलग अलग क्या होता है कि यदि स्पीकर के पास है तो वह 14 दिन के भीतर, प्रस्ताव मिलने के बाद 14 दिन के भीतर लोकसभा की बैठक बुलाता है और इस पर विचार विमर्श करते हैं। क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। यानी लोकसभा के सभी सदस्यों की बैठक बुलाते हैं और लोकसभा के सदस्य इस पर क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल को हटाया जाना चाहिए। यदि स्पीकर के पास नहीं है और राष्ट्रपति को यह प्रस्ताव दिया गया है तो राष्ट्रपति भी क्या करेगा, 14 दिन भीतर लोकसभा की बैठक को बुलाता है और लोकसभा के सदस्य इस राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए विचार विमर्श करते हैं। अर्थात ये सदस्य समाप्त करने की घोषणा करते हैं, लोकसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके, और इस राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, 3 बातें पढ़ी हैं। एक तो लगाने का आधार, लगाने के आधार क्या क्या होते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तीनों में से चाहिए एक आधार भी है तो भी लागू हो सकता है, और तीनों की तीनों ही परिस्थितियां बनी है तो तीनों परिस्थितियों के अनुसार लग सकता है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लगाया जा सकता है या भारत के कुछ विशेष क्षेत्र में लगाया जा सकता है। लागू कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति घोषणा करता है। घोषणा के 30 दिन के भीतर इसे संसद के द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित करना होता है।
6 माह बढ़ाकर इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। समाप्त कैसे किया जाता है कि राष्ट्रपति अपनी दूसरी घोषणा से राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकता है। साथ ही में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा को भी समाप्ति का अधिकार दिया है। ये कैसे होता है? 1/10 सदस्य लिखित में प्रस्ताव देते हैं या तो लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, और लोकसभा का अध्यक्ष मतलब सदन सत्र में नहीं हो तो राष्ट्रपति को दिया जाता है, और दोनों के दोनों ही यदि इनके पास है तो ये 14 दिन के भीतर बैठक बुलाता है, और स्पीकर के पास है तो ये 14 दिन के भीतर बुलाता है। इस प्रकार से ये लागू करने की प्रोसीजर होती है और समाप्त करने की। दोस्तों, जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो उस राष्ट्रीय आपातकाल का देश के भीतर शासन व्यवस्था पर अन्य क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी हम पढ़ क्या रहे हैं? राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। देखो मित्रों, इसमें क्या है कि देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो फिर उस राष्ट्रीय आपातकाल के क्या क्या प्रभाव होंगे? क्या प्रभाव होंगे? एक तो है अनुच्छेद 250। ये आर्टिकल 250 ये कहता है कि जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो उस समय राज्य सूची के विषयों पर, किस सूची के विषयों पर? राज्य सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है। कानून केंद्र सरकार बना सकती है। दूसरा क्या है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय करों का बंटवारा है वो भी, केंद्र और राज्यों के बीच जो करों का बंटवारा है उस करों के बंटवारों को समाप्त किया जा सकता है। यानी राज्यों को जो बंटवारा किया गया है उन बंटवारे को क्या किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान समाप्त किया जा सकता है। तीसरा इसमें क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। सामान्यतः राष्ट्रपति केंद्रीय सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट, और क्या प्रभाव पड़ते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा व राज्यों की विधानसभा के कार्यकाल को 1-1 वर्ष करके आगे बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है 1-1 वर्ष करके। ऐसा हुआ भी था कि जब 1971 में 5वीं लोकसभा चल रही थी तो इसका कार्यकाल 1-1 वर्ष बढ़ा के कितने वर्ष किया गया था? 7 साल हो गए थे। सबसे लंबी अवधि की लोकसभा भी कौन सी है? 5वीं लोकसभा है। 75 में इसका कार्यकाल पूरा होना था, लेकिन देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था और इस 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को 1-1 वर्ष करके आगे बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट मित्रों, मूल अधिकारों पर इस राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों पर प्रभाव। देखो, 2 अनुच्छेद है, एक तो 358 और एक है 359। एक आर्टिकल 359 और एक आर्टिकल है 358। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव होता है
और मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव होता है, इसको स्पष्ट करते हैं अनुच्छेद 358 और 359। देखो मित्रों, इसमें क्या है, अनुच्छेद 358 क्या कहता है कि यदि देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण है, इन दो आधार पर, यदि देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण, इन दो आधार पर यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 358 ये कहता है कि अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रता दी गई है नागरिकों को, कितनी स्वतंत्रता दी गई है, 6 स्वतंत्रता, ये 6 स्वतंत्रता स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं। यानी जैसे ही युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है और घोषणा के साथ ही स्वतः ही अनुच्छेद 19 में ये 6 स्वतंत्रताएं दे रखी हैं नागरिकों को, ये स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है इसके लिए। और ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, 358 कहता है कि इन दो आधारों पर यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 स्वतंत्रताएं नागरिकों की स्वतः ही निलंबित हो जाएंगी। इस शब्द को आपको याद रखना है बिल्कुल से, कैसे स्वतः निलंबित होती है, इसके लिए किसी की भी आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट मित्रों, मौलिक अधिकारों पर यह अनुच्छेद क्या प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 359 क्या कहता है कि यदि देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह चाहे एक आधार हो, चाहे दो आधार हो या तीनों ही आधार पर देश के अंदर इमरजेंसी लागू है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने आदेश से मूल अधिकार का अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। फिर से देखना, राष्ट्रीय आपातकाल यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, किसी भी चाहे एक आधार हो, चाहे दो आधार हो या तीनों आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो अनुच्छेद 359 ये कहता है कि राष्ट्रपति एक आदेश निकालेगा और अपने आदेश में जिन जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है वो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत यह प्रावधान कर दिया गया है कि चाहे एक आधार पे इमरजेंसी लगी हो, चाहे तीनों आधारों पर, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के जो मौलिक अधिकार हैं ये निलंबित नहीं होते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा अंतर क्या है कि देखो, अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार तो स्वतः निलंबित होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 359 ये कहता है कि अन्य जो मौलिक अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित होते हैं। अब मित्रों, इसमें सबसे बड़ी एक बात और क्या है कि मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? समाप्त नहीं होते हैं। केवल क्या होता है कि आपातकाल के दौरान किसी नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की मांग सुप्रीम कोर्ट में करने से रोका जाता है कि आपातकाल लगा है और किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को खतरा है, उनको खंडित कर दिया गया है या उनको छीना जा रहा है या उन पे कोई विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो वह व्यक्ति आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए नहीं जा सकता है। अर्थात सीधा सा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जाने से रोकना होता है। बाकी मौलिक अधिकार ऐसे कैसे बने रहते हैं, खत्म नहीं होते हैं, केवल सुप्रीम कोर्ट में जाने से रोका जाता है। और इसको स्पेशली याद रखना है कि अनुच्छेद 20 और 21
ये मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होते। और कब से ये प्रावधान किया गया है? 44वां जो संविधान संशोधन था 1978, इसके तहत ये कर दिया गया है कि 20 और 21 मौलिक अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होते। मित्रों, अनुच्छेद 352 के तहत आज तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। ये कौन सी है? आज तक कितनी बार हो चुकी है? अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू हो चुका है। कब कब हुआ? एक तो 1962 में। कारण क्या था इसका? भारत और चीन, यानी पहला जो सन कौन सी थी? 1962। कारण क्या था? भारत चीन युद्ध। जो दूसरा था वो 1971 में। इसका क्या कारण था? भारत और पाक युद्ध। और तीसरा क्या कारण था? 1977 में आंतरिक अशांति। इन 3 बार 62, 71 और 1977 में देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। पहले का कारण भारत चीन युद्ध, दूसरे का कारण था भारत पाक युद्ध और तीसरे का कारण था आंतरिक अशांति। वर्तमान में इस आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द है? सशस्त्र विद्रोह शब्द। इस प्रकार से मित्रों, आज हमने भारत के राष्ट्रपति की जो राष्ट्रीय आपातकाल की शक्तियां हैं, इस क्लास में हमने अध्ययन किया है। आशा और उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप सब विद्यार्थी चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऐप को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आगे की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।